द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बाय उमर जॉनसन की पूरी हिंदी समरी। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई आपको बिना कुछ बोले, बिना जोर डाले, धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा है? क्या आपने खुद को ऐसी परिस्थिति में पाया है जहां आप जानते हैं कि कुछ गलत है लेकिन फिर भी चुपचाप मान जाते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हैं। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन उमर जॉनसन की लिखी यह किताब हमारे सामने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आईना रखती है जो दिखाता है कि कैसे लोग हमारी भावनाओं, हमारी सोच, यहाँ तक कि हमारी पहचान तक को अपने फायदे के लिए मोड़ देते हैं। यह किताब एक चेतावनी है और साथ ही एक हथियार भी, ताकि आप पहचान सकें उन चालों को जो मासूमियत की आड़ में खेली जाती हैं। इस किताब की हर रणनीति, हर ट्रिक और हर उलझाव भरी तकनीक अब हम इस वीडियो में आपके सामने लाने जा रहे हैं, पूरी तरह हिंदी में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी मानसिक यात्रा के लिए जो आपको सिर्फ मैनिपुलेशन से नहीं बचाएगी, बल्कि आपको खुद पर नियंत्रण और सच की पहचान भी सिखाएगी। अध्याय 1, मैनिपुलेशन की दुनिया में आपका स्वागत। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो बिना जबरदस्ती के बस बातों से ही आपका मन बदल देते हैं? क्या आपने कभी ना कहना चाहा पर हाँ कह बैठे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। स्वागत है आपका मैनिपुलेशन की उस दुनिया में जो दिखती नहीं पर हमें हर रोज चलाती है। मैनिपुलेशन एक अदृश्य शक्ति। मैनिपुलेशन एक ऐसा शब्द जो सुनने में नकारात्मक लगता है, लेकिन असल में ये हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। कभी शिक्षक द्वारा छात्र को प्रेरित करना, तो कभी बॉस का अपने टीम से मनचाहा काम निकलवाना। ये एक कला है, किसी को इस तरह प्रभावित करना कि वो आपको मना भी न कर पाए और एहसास भी न हो कि वो मना नहीं कर पाया। छात्र इसे नोटिस नहीं करते, लेकिन ये उनकी पढ़ाई, रिश्तों और करियर निर्णयों में छिपा होता है। प्रोफेशनल्स इसे हर मीटिंग, हर डील और हर ईमेल में महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर बिना पहचाने। मैनिपुलेशन बनाम प्रेरणा महीन सा अंतर। मान लीजिए कोई कहता है तुम तो इतने टैलेंटेड हो, तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट अधूरा लगेगा। यह एक प्रेरणा भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे मुफ्त में काम निकलवाना चाहता हो। तो क्या ये मैनिपुलेशन हुआ? मैनिपुलेशन और मोटिवेशन के बीच का अंतर है इरादा, इंटेंट। यदि उद्देश्य दूसरे के भले के साथ साथ आपका भला करना हो तो वो प्रेरणा है, पर अगर उद्देश्य सिर्फ आपसे कुछ हासिल करना हो तो ये मैनिपुलेशन बन जाता है। मैनिपुलेशन के 3 रोजमर्रा के उदाहरण। 1. दोस्ती में भावनात्मक खेल। कोई दोस्त अगर बार बार कहे, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त होता तो तू मेरी ये मदद जरूर करता, ये गिल्ट बेस्ड मैनिपुलेशन है। भावनाओं को हथियार बनाकर आपकी स्वीकृति ली जाती है। 2. ऑफिस में छुपा दबाव। एक मैनेजर अपने कर्मचारी से कहता है, इससे हमारी कंपनी की इमेज जुड़ी है, उम्मीद है तुम समझदार हो। यह एक शिष्ट परंतु दबावपूर्ण मैनिपुलेशन है, बिना सीधे बोले काम निकलवाने की कोशिश। 3. परिवार में संस्कार के नाम पर नियंत्रण। माता पिता कहते हैं, हमने अपने पूरे जीवन में सिर्फ तुम्हारे लिए बलिदान दिया है। यह एक प्रकार का इमोशनल लेवरेज है जिससे बच्चों से इच्छित निर्णय करवाए जाते हैं। क्यों काम करता है मैनिपुलेशन? क्योंकि इंसान 1. स्वीकृति चाहता है, 2. अस्वीकृति से डरता है, 3. फैसलों में खुद को सही साबित करना चाहता है। मैनिपुलेटर इन्हीं 3 कमजोरियों को पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी सोच को मोड़ते हैं। मनोविज्ञान के 4 सिद्धांत जिन पर आधारित है मैनिपुलेशन। 1. रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम्हारी बारी है। 2. स्केर्सिटी, कमी का भ्रम। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, अभी हाँ कहो। 3. अथॉरिटी, प्रभावित करने वाला पद। एक डॉक्टर ने कहा है, बिना सवाल किए मान लिया जाता है। 4. सोशल प्रूफ, सामाजिक सबूत। सब कर रहे हैं, तुम भी करो, फोमो का शिकार। छात्रों के लिए संदेश। जब आप नोट्स किसी को बार बार देते हैं और वो कभी न लौटाए, वो एक मैनिपुलेटर है। जब कोई कहे, अगर तू ग्रुप प्रोजेक्ट में काम करेगा तो मैं तुझे लाइब्रेरी में बैठने दूंगा, वो सौदेबाजी नहीं, सॉफ्ट मैनिपुलेशन है। आपको अपने समय, ऊर्जा और निर्णयों पर अधिकार है, उसे सस्ते में किसी के मनोवैज्ञानिक खेल का शिकार न बनने दे। प्रोफेशनल्स के लिए संदेश। बॉस के हम सब एक परिवार हैं वाले भाषण के पीछे अगर बिना वेतन ओवरटाइम है तो ये भावना नहीं, मैनिपुलेशन है। क्लाइंट कहता है, अगर आपने ये काम ठीक किया तो शायद आगे और काम दूं, शायद। ये शब्दों का शतरंज है और आपको शतरंज का खिलाड़ी बनना होगा, प्यादा नहीं। क्या मैनिपुलेशन हमेशा बुरा है? अगर कोई शिक्षक छात्र का मन पढ़ाई में लगाने के लिए प्रेरणा के नाम पर मैनिपुलेशन करे, अगर कोई काउंसलर दुखी व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए हल्की मनोवैज्ञानिक चाल चले, तो ये पॉजिटिव मैनिपुलेशन कहलाता है। परंतु जब मंशा सिर्फ लाभ उठाना हो और आपकी भावनाएं, समय या निर्णय सिर्फ एक उपयोग की वस्तु बन जाए, तो ये टॉक्सिक मैनिपुलेशन कहलाता है। अध्याय का निष्कर्ष। मैनिपुलेशन एक अदृश्य कला है जो हमें हर दिन प्रभावित करती है, पर सवाल ये है, क्या आप इसे पहचानते हैं? क्या आप इससे बचना जानते हैं?
या फिर आप भी इसे सीखकर सही दिशा में प्रयोग करना चाहेंगे? यह किताब आपको न सिर्फ दूसरों की चालें पहचानना सिखाएगी, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएगी कि आप खुद के निर्णय खुद ले सकें। चैप्टर 2 मैनिपुलेशन बनाम प्रेरणा, महीन अंतर जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। प्रेरणा और मैनिपुलेशन में क्या फर्क है? दोनों ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन एक हमें मजबूत बनाता है और दूसरा धीरे धीरे हमारी सोच छीन लेता है। आज हम इसी महीन अंतर को समझेंगे, क्योंकि कई बार जो हमें सहारा देता है वही हमें नियंत्रित भी कर रहा होता है। तू ये कर सकता है बनाम तुझे ये करना ही होगा। मान लीजिए कोई कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो, ये प्रेरणा है। वहीं कोई कहता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो सबको लगेगा तुम नालायक हो, ये मैनिपुलेशन है। प्रेरणा हमें हमारी क्षमताओं की याद दिलाती है, जबकि मैनिपुलेशन हमारे डर और असुरक्षा को हथियार बनाता है। प्रेरणा का उद्देश्य क्या होता है? आपको खुद पर भरोसा दिलाना, आपकी क्षमता को जगाना, आपकी इच्छा से निर्णय करवाना। उदाहरण, एक शिक्षक कहता है, तुम्हारी सोच अलग है, अगर तुम मेहनत करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। ये प्रेरणा है, इसमें ना कोई दबाव है, ना कोई अपराध बोध। मैनिपुलेशन का उद्देश्य क्या होता है? आपके निर्णय को कंट्रोल करना, आपकी भावनाओं को उपयोग करना, आपको सोचने न देना, बस किया गया निर्देश मानना। उदाहरण, कोई कहता है अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरी बात मान लो। ये प्रेम नहीं, इमोशनल मैनिपुलेशन है। तुलना तालिका, प्रेरणा बनाम मैनिपुलेशन। बिंदु, प्रेरणा, मैनिपुलेशन। उद्देश्य, सशक्त बनाना, नियंत्रित करना। भावना, आत्मविश्वास, उत्साह, डर, अपराधबोध, शर्म। प्रक्रिया, सुझाव, समर्थन, दबाव, दोषारोपण। परिणाम, आत्मनिर्भरता, विकास, निर्भरता, भ्रम। केस स्टडी 1, छात्र और ट्यूशन टीचर। स्थिति, राहुल 12वीं का छात्र है। उसका एक टीचर बार बार कहता है, तू मेरे बिना पास नहीं हो सकता। राहुल डर में आकर ट्यूशन लेता है, भले ही वो खुद पढ़ सकता था। विश्लेषण, यह प्रेरणा नहीं बल्कि डर पैदा करके निर्णय लेना है, यानी मैनिपुलेशन। एक अच्छा टीचर कहेगा, तेरी मेहनत ही तुझे पास कराएगी, मैं बस गाइड कर सकता हूं। केस स्टडी 2, ऑफिस मीटिंग में सीईओ। स्थिति, एक कंपनी मीटिंग में सीईओ कहता है, इस प्रोजेक्ट पर जो काम करेगा वो मेरा भरोसेमंद सिपाही कहलाएगा। विश्लेषण, ये हिडन रिवॉर्ड बेस्ड प्रेशर है। लोग इस उम्मीद में काम करते हैं कि उन्हें पसंद किया जाएगा। ये सॉफ्ट मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन के संकेत जो दिखते नहीं पर होते हैं। 1, आपको लगता है आप ना नहीं कह सकते। 2, बातों में बार बार तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं जैसा तर्क होता है। 3, सामने वाला आपकी कमजोरी को बार बार याद दिलाता है। 4, कोई आपको खुदगर्ज या बुरा इंसान कहकर गिल्ट में डालता है। कैसे पहचाने, आप प्रेरित हो रहे हैं या नियंत्रित? आत्मचिंतन करें, क्या मैंने ये निर्णय स्वतंत्रता से लिया? क्या मैं ऐसा खुशी से कर रहा हूं या डर या शर्म से? क्या निर्णय लेने के बाद मैं खुद पर गर्व महसूस कर रहा हूं? अगर उत्तर ना है तो आप शायद मैनिपुलेट हुए हैं। छात्र जीवन में मैनिपुलेशन, जब दोस्त कहते हैं, अगर तू मेरा दोस्त है तो मेरे लिए ये कर। जब टीचर कहते हैं, अगर नंबर चाहिए तो सवाल मत करो। छात्र धीरे धीरे सवाल पूछना छोड़ देते हैं और बस मानना सीखते हैं। पर यही वो जगह है जहां सोचने की शक्ति मरती है और भीड़ मानसिकता जन्म लेती है। प्रोफेशनल्स के लिए प्रेरणादायक नेतृत्व बनाम मैनिपुलेटिव बॉस। प्रेरणादायक लीडर, मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं और मैं आपकी मदद करूंगा। मैनिपुलेटिव बॉस, अगर आपने ये नहीं किया तो टीम को नुकसान होगा और सब आपकी ओर देखेंगे। एक प्रेरक नेता आपको बेहतर बनाता है, पर एक मैनिपुलेटर आपको दूसरों की नजरों में गिरने के डर से काम कराता है। बचाव, कैसे रहें मैनिपुलेशन से सुरक्षित? 1, ना कहने की हिम्मत रखें। 2, अपने निर्णय लेने से पहले ठहर कर सोचें। 3, किसी भी तर्क के पीछे के इरादे को पहचानें। 4, गिल्ट और डर की भावना आने पर खुद से पूछें, ये मेरे लिए सही है क्या? निष्कर्ष, प्रेरणा आपको पंख देती है, मैनिपुलेशन आपको इनविजिबल डोरियों से बांध देता है। प्रेरणा आपको स्वतंत्र बनाती है, मैनिपुलेशन आपको सिर्फ आज्ञाकारी बनाता है। अब निर्णय आपका है, क्या आप प्रेरित होना चाहते हैं या नियंत्रित? चैप्टर 3, भावनात्मक नियंत्रण की कलाएं। अगर कोई आपके दिमाग को कंट्रोल करना चाहे तो वो सबसे पहले आपके दिल पर हमला करता है। मैनिपुलेशन का सबसे ताकतवर हथियार है भावना, और आज हम जानेंगे उन छुपी तकनीकों को जो आपकी भावनाओं को ही आपके खिलाफ कर देती हैं। भावना, सबसे बड़ा हथियार। भावना यानी इमोशन, इंसान की सबसे गहरी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैनिपुलेटर जानते हैं कि जब कोई तर्क काम नहीं करता तब भावनात्मक प्रहार जरूर असर करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे भावनाओं को हथियार बनाकर दोस्त आपको गिल्ट में डालते हैं, बॉस आपके सेल्फ वर्थ पर वार करते हैं, रिश्तेदार आपकी आत्मा पर भावनात्मक कर्ज चढ़ाते हैं।
क्यों सफल होता है भावनात्मक मैनिपुलेशन? क्योंकि इंसान प्यार खोने से डरता है, स्वीकृति चाहता है, अकेले नहीं रहना चाहता। मैनिपुलेटिव लोग इन कमजोरियों को पहचानकर दिल के जरिए दिमाग पर काबू पा लेते हैं। मैनिपुलेशन की 5 भावनात्मक तकनीकें। 1. गिल्ट ट्रिपिंग, अपराध बोध उत्पन्न करना। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये लाइन सीधी नहीं लगती, पर दिमाग में तुरंत अपराध बोध भर देती है। उद्देश्य, आपको ऐसा महसूस कराना कि आप गलत हैं, इवन जब आप सही हों। 2. साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहकर सजा देना। कोई आपसे नाराज हो लेकिन कुछ न कहे, सिर्फ चुप रहे। यह भावनात्मक दंड है। तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम झुक नहीं जाओ। नतीजा, आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और सामने वाला जीत जाता है। 3. लव विड्रॉल, प्यार को वापस लेना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मुझसे उम्मीद मत रखना। प्यार को एक सौदे की तरह पेश किया जाता है, शर्तों वाला रिश्ता। इसमें भावनाओं की कीमत तय होती है। 4. प्लेइंग द विक्टिम, हमेशा खुद को पीड़ित दिखाना। सब मुझे ही परेशान करते हैं, अब तुम भी ऐसा करोगे? ये आपको इमोशनल प्रेशर में डालता है। आप चाहे न चाहे मदद करने को मजबूर हो जाते हैं। 5. इमोशनल ब्लैकमेल, भावनात्मक ब्लैकमेल। अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझे कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे। ये सबसे खतरनाक तकनीक है। व्यक्ति डर, अपराध बोध और आत्मघात के डर से कंट्रोल करता है। केस स्टडी, छात्र और आत्मग्लानि। स्थिति, सुमन 11वीं की छात्रा है। एक सहेली हमेशा उससे नोट्स लेती है और वापस नहीं करती। जब सुमन मना करती है तो सहेली कहती है, ठीक है, तुम बदल गई हो, अब तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। विश्लेषण, ये प्योर इमोशनल मैनिपुलेशन है। सुमन को गिल्ट में डालकर उसका निर्णय बदलवाया गया। केस स्टडी, ऑफिस और अपराध बोध का बोझ। स्थिति, रवि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसका सीनियर कहता है, तुम नहीं करोगे तो टीम फेल हो जाएगी, क्या तुम ऐसा चाहते हो? विश्लेषण, ये प्रोफेशनल गिल्ट है। रवि को टीम के फेलियर का डर दिखाकर मजबूर किया गया। संकेत जो बताते हैं कि आप भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट हो रहे हैं। 1. आप हर बार डैश न डैश नहीं कह पाते। 2. आपको लगता है शायद मैं ही गलत हूं। 3. बार बार गिल्ट महसूस होता है, माइनस बिना गलती के। 4. सामने वाला खुद को हमेशा शिकार, विक्टिम दिखाता है। 5. आपकी भावनाएं सामने वाले के मूड पर निर्भर होती हैं। छात्र के लिए उपाय, जब कोई दोस्त बार बार गिल्ट देकर काम निकलवाए, सोचो क्या ये सच्ची दोस्ती है? यदि कोई शिक्षक आपके सवाल को अपमान मानकर चुप करा दे, डरना सीखने से रोकता है, याद रखिए। खुद से रोज पूछिए, मैं ये खुशी से कर रहा हूं या किसी के डर से? प्रोफेशनल के लिए उपाय, बॉस के तुम मेरी टीम का भरोसा हो जैसे वाक्यों के पीछे इरादा देखें, क्या वो तारीफ है या जाल? साइलेंट गिल्ट की सजा स्वीकारना बंद करें, खुलकर बात करें। ऑफिस में बाउंड्रीज बनाना सीखिए, ना कहना लीडरशिप की पहचान है। स्टॉप, पॉज, रिफ्लेक्ट। हर बार जब आप कुछ करने जा रहे हों, सिर्फ इसलिए कि आपको बुरा न लगे या कोई नाराज ना हो जाए, तो ठहरिए, सोचिए, क्या ये आपकी इच्छा है या भावनात्मक नियंत्रण का असर? निष्कर्ष, भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं, पर जब कोई उन्हें कंट्रोल के औजार में बदल देता है तो आप सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल मशीन बन जाते हैं। अब समय है पहचानने का, कौन आपके साथ है और कौन आपके दिमाग से खेल रहा है दिल के रास्ते। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपराध बोध, शर्म और भय को सबसे ताकतवर मैनिपुलेशन टूल में बदला जाता है और कैसे लोग बिना डंडा उठाए सिर्फ शब्दों से आपको कंट्रोल करते हैं। तैयार रहिए, अगली परत खुलने वाली है। चैप्टर 4, भय, अपराध बोध और शर्म का खेल। जब तर्क काम नहीं करता तो लोग डर पैदा करते हैं। जब भावना भी न चले तो अपराध बोध और शर्म जैसे जहर का सहारा लिया जाता है। मैनिपुलेशन का सबसे गहरा खेल वहीं से शुरू होता है जहां हम अपनी ही नजरों में गिरने लगते हैं। आज हम इन 3 सबसे खतरनाक हथियारों की परतें खोलेंगे। 3 घातक उपकरण, भय, अपराध बोध और शर्म। 1. भय, फियर, अगर तुमने मना किया तो क्या होगा? 2. अपराध बोध, गिल्ट, तुम जैसे लोग दूसरों को निराश करते हैं। 3. शर्म, शेम, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती। इन तीनों का सीधा असर हमारी आत्मछवि, निर्णय क्षमता और मानसिक ऊर्जा पर होता है, और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होता है। मैनिपुलेटर कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं? फियर बेस्ड मैनिपुलेशन, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है, पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी खराब हो जाएगी, अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं सबके सामने सब बता दूंगा। ये डर भविष्य का निर्माण नहीं, भय का भ्रम पैदा करता है। गिल्ट बेस्ड मैनिपुलेशन, तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे लिए क्या किया? ये अपराध बोध आपको जिम्मेदार महसूस कराता है, भले ही आप जिम्मेदार ना हो। शेम बेस्ड मैनिपुलेशन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लड़की होकर ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम्हारी उम्र में तो मैं नौकरी कर रहा था,
ये शर्म आपकी पहचान को चोट पहुंचाती है और आप भीतर से कमजोर महसूस करने लगते हैं। केस स्टडी - छात्र अंकित और कॉलेज के नोट्स। अंकित एक होशियार छात्र है। एक सहपाठी हर बार उससे नोट्स मांगता है। जब वो मना करता है तो वो कहता है, तू तो बड़ा सेल्फिश निकला, एक समय में तुझे मैंने चाय पिलाई थी। विश्लेषण। चाय इक्वल्स गिल्ट का बीज, सेल्फिश इक्वल्स शेम की चिंगारी अब अंकित ना नहीं कह पाता। मैनिपुलेशन सफल। केस स्टडी - प्रोफेशनल स्वाति और प्रोजेक्ट डेडलाइन। स्वाति एक मेहनती कर्मचारी है। उसके मैनेजर ने बिना पूछे डेडलाइन कम कर दी। जब स्वाति ने विरोध किया तो कहा, इतनी छोटी बात से घबरा गई, हमारी कंपनी में स्ट्रांग लोग टिकते हैं। विश्लेषण। शब्द घबरा गई इक्वल्स शेम ट्रिगर, छोटी बात इक्वल्स उसकी चिंता को छोटा दिखाना। फियर ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी जोड़, गिल्ट ऑफ लेटिंग टीम डाउन इक्वल्स मैनिपुलेशन फॉर्मूला। पहचानिए - जब आप खुद को बदल रहे होते हैं बिना वजह। आप कोई काम खुशी से नहीं, डर से कर रहे हैं। आप माफी मांगते हैं जब गलती आपकी नहीं होती। आप ना कहकर शर्मिंदा महसूस करते हैं। आप दूसरों के मन से सोचने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे। ये संकेत हैं कि आपका नियंत्रण अब आपके पास नहीं रहा। छात्रों के लिए सीख। हर तू ऐसा नहीं करेगा तो सब बुरा मानेंगे को टेस्ट करो - क्या वाकई मानेंगे। डर की वजह पूछो - क्या वो असली है या बस दिखाया गया है। अपनी ना कहने की क्षमता को गिल्ट से मत दबाओ - ना कहने वाले ही जीवन में हाँ पाने लायक बनते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए समाधान। तुम्हें समझना चाहिए जैसी लाइनें सुनकर सोचिए, क्या सामने वाला समझा रहा है या दबाव डाल रहा है। जब कोई गलती ना होते हुए भी आप गिल्टी फील करें, एक वाक्य दोहराइए, गलती मेरी नहीं है और मुझे माफी की जरूरत नहीं। शेमिंग लैंग्वेज को पहचानिए, जैसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं, ये आलोचना नहीं, मैनिपुलेशन है। ब्रेक करना है मैनिपुलेशन का चक्र। तो 3 शब्द याद रखिए, पकड़ो - ठहरो - जवाब दो। 1. पकड़ो, पहचानो कौन सा डर, शर्म या गिल्ट ट्रिगर हो रहा है। 2. ठहरो, तुरंत जवाब न दो, सोचने का समय लो। 3. जवाब दो, तर्क के साथ अपनी सीमाएं साफ करो। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, ये शर्म की बात नहीं है, मुझे अपनी सोच पर कोई अपराध बोध नहीं है। निष्कर्ष। जो लोग आपसे डरकर काम करवाना चाहते हैं, जो लोग गिल्ट देकर आपका आत्मबल तोड़ते हैं और जो लोग शर्म की आड़ में आपकी पहचान मिटाना चाहते हैं, वे आपकी आज़ादी के दुश्मन हैं। अब सवाल है, क्या आप इनका सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की बागडोर वापस ले सकते हैं। चैप्टर 5 मैनिपुलेटिव रिश्ते, प्यार की आड़ में नियंत्रण। हर मुस्कुराता रिश्ता भरोसेमंद नहीं होता। हर तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं असली चिंता नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो प्यार का मुखौटा पहनकर हमें धीरे धीरे कंट्रोल करने लगते हैं। आज हम पहचानेंगे उन मैनिपुलेटिव रिश्तों को जो हमारी आज़ादी को चुपचाप निगलते हैं। मैनिपुलेटिव रिश्ते दिखते प्यार जैसे पर होते जाल जैसे। कुछ रिश्तों में आप हमेशा जवाबदेह महसूस करते हैं, भले आप दोषी न हों। ना कहते ही प्यार की भाषा बदल जाती है। डरते हैं कि अगर मैंने मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा। ये रिश्ते मूल्य नहीं, बोझ बन जाते हैं और यही होता है मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप का असली रूप। मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप की पहचान कैसे करें। 1. इमोशनल विथहोल्डिंग, प्यार छीन लेना। मैं अब बात नहीं करना चाहता, तुम बदल गए हो। जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं कनेक्शन फील नहीं करता। ये रिश्तों को सौदे की तरह बना देता है। प्यार तभी मिलेगा जब आप झुकेंगे। 2. एक्सेसिव गिल्ट, अत्यधिक अपराध बोध। तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब रहती है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम ये करते। ये रिश्ते को प्यार की जगह कुर्बानी का बोझ बना देता है। 3. आइसोलेशन, दूसरों से काट देना। तुम्हें उन दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। ये रिश्ता आपको काटता है, जोड़ता नहीं। ये मैनिपुलेटिव पॉजेसिवनेस होती है। 4. पैसिव एग्रेशन, चुपचाप सजा देना। आपके ना कहने पर दिन भर चुप रहना। सोशल मीडिया पर इशारों में पोस्ट डालना, ठीक है मैं ठीक हूं कहते हुए बात बंद कर देना। ये प्यार नहीं, इमोशनल टॉर्चर है। केस स्टडी - छात्रा और बॉयफ्रेंड। नेहा कॉलेज में पढ़ती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तुम मेरे लिए सीरियस होती तो अपनी फ्रेंड्स को कम टाइम देती। तुम्हारा इंस्टा पर ऑनलाइन रहना मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट है। विश्लेषण। फ्रीडम पर हमला, प्यार के नाम पर। नेहा धीरे धीरे खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। उसने महसूस किया कि प्यार की आड़ में वो कंट्रोल हो रही थी। केस स्टडी - ऑफिस में मैनिपुलेटिव टीम लीडर। अजय आईटी टीम में काम करता है। उसका लीडर हमेशा कहता है, तुम मेरे भरोसेमंद हो इसलिए मैं सबसे कठिन काम तुम्हें देता हूं। अगर तुम नहीं करोगे तो मेरी इज्जत खराब होगी। विश्लेषण। ये एक मैनिपुलेटिव प्रेज है, काम के नाम पर गिल्ट और दबाव का इस्तेमाल। रिलेशनशिप नहीं, इमोशनल ट्रैप। रिश्तों के पीछे छुपा मैनिपुलेशन। शब्द असली अर्थ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं, अब तुम मुझ पर एहसान मानो।
तुम ही मेरी दुनिया हो। अब तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। तुम जिम्मेदार हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए। छात्र क्या करे? तुम बदल गए हो। सुनकर खुद को दोषी न माने। जो दोस्त, टीचर या साथी प्यार के बदले दबाव देते हैं, उन्हें पहचानिए। हर बार मेरे लिए इतना करो कहने वाला इंसान आपका साथी नहीं, संचालक बन रहा है। प्रोफेशनल्स क्या करे? जो बॉस या सीनियर बार बार पर्सनल रिश्तों का हवाला देकर काम निकलवाते हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। तुम तो अपने हो, इसलिए तुमसे ज्यादा उम्मीद है। ये सम्मान नहीं, दबाव का रूपांतरण है। 3 स्टेप्स मैनिपुलेटिव रिश्तों से बाहर निकलने के लिए। 1. रियलिटी चेक करें। क्या मैं इस रिश्ते में खुश हूं या भीतर ही भीतर दब रहा हूं? 2. बाउंड्रीज बनाएं। मैं ये नहीं कर सकता। मेरे रिश्ते में स्पेस जरूरी है। अगर मुझसे प्यार है तो आज़ादी भी होनी चाहिए। 3. इमोशनल स्वतंत्रता का अभ्यास करें। खुद को बार बार याद दिलाएं, मैं किसी के प्यार के लायक हूं, बशर्ते वो प्यार शर्तों के बिना हो। निष्कर्ष: सच्चा रिश्ता स्पेस देता है, मैनिपुलेटिव रिश्ता कब्जा करता है। सच्चा रिश्ता कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही मुझे मंजूर हो। मैनिपुलेटिव रिश्ता कहता है, तुम वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूं। अब फैसला आपका है, रिश्ते को जीना है या झेलना है। अगले अध्याय में हम जानेंगे माइनस भाषा की ताकत। शब्दों का जाल कैसे बुना जाता है, कैसे मैनिपुलेटर एक एक लाइन से हमारे मन को मोड़ते हैं। तैयार रहिए, अगली चाल जबान से चलेगी, दिल पर असर करेगी। चैप्टर 6: शब्दों का जाल, वाक्य जो सोच को बदल देते हैं। शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते, वे तीर बन सकते हैं, जाल बन सकते हैं और कभी कभी कैद भी। मैनिपुलेटर शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि आप सोचते हैं, निर्णय आप ले रहे हैं, जबकि असल में रिमोट किसी और के हाथ में होता है। भाषा, सबसे सूक्ष्म हथियार। किसी को गुस्से से चिल्लाना एक सीधा हमला होता है, लेकिन किसी को शब्दों से चुपचाप झुकाना, बिना आवाज उठाए उसे अपनी मर्जी से मोड़ देना, यही असली मैनिपुलेशन है। 7 प्रकार की मैनिपुलेटिव भाषा। 1. असम्पटिव फ्रेजेस, माना गया दबाव। तुम तो समझदार हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह वाक्य कहता है, तुम मेरी कल्पना के मुताबिक चलो, वरना मैं तुम्हें गलत मानूंगा। 2. फॉल्स डाइकोटमी, झूठा दोहरा विकल्प। या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। ऐसे वाक्य आपके विकल्प सीमित कर देते हैं, जबकि जिंदगी में विकल्प अनंत होते हैं। 3. गैसलाइटिंग स्टेटमेंट्स, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम तो ज्यादा सोचने लगे हो, तुमने गलत समझा होगा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। इस भाषा से आप खुद पर शक करने लगते हैं। मैनिपुलेटर आपको ही अपने दिमाग से काट देता है। 4. इनडायरेक्ट ब्लेम गेम, अगर मैं हार गया तो सब तुम्हारी वजह से होगा। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरी फीलिंग्स की कद्र नहीं करते। ये बात आप पर दोष डालती है, बिना सीधे बोले। 5. ओवर जनरलाइजेशन, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। हमेशा कभी नहीं, जैसे शब्द एग्जैजरेट करके गिल्ट बढ़ाते हैं। 6. सार्कास्टिक शेमिंग, वाह क्या बात है, अब तो राजा बनने लगे हो, अब तो बहुत पढ़े लिखे हो गए हो तुम। यह तिरस्कार भरी प्रशंसा होती है जो आपकी ग्रोथ को नीचा दिखाती है। 7. कंडीशनल एक्सेप्टेंस, मैं तुम्हें तभी अपना मानूंगा जब तुम ये करोगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये साबित करो। इस भाषा से व्यक्ति प्यार, दोस्ती, पहचान को शर्तों में तोलता है। केस स्टडी, छात्रा और शिक्षक। रचना ने क्लास में सवाल पूछा। शिक्षक बोले, तुम्हें इतनी बेसिक बात भी नहीं समझ आई, बाकी सब तो समझ गए थे। विश्लेषण, भाषा में शर्म और तुलना है। सवाल पूछने की जिज्ञासा को बेवकूफी में बदल दिया गया। अब रचना अगली बार सवाल पूछने से पहले डर महसूस करेगी। केस स्टडी, ऑफिस मीटिंग। कर्मचारी अर्पित ने प्रेजेंटेशन में सुझाव दिया। मैनेजर बोले, ये तो थ्योरी की बात है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। चलो, कोई और कुछ कहना चाहता है। विश्लेषण, एक वाक्य से उसकी बात को इनवैलिड बना दिया। कोई सीधा विरोध नहीं, लेकिन आत्मसंदेह का बीज बो दिया गया। कैसे पहचाने कि आप शब्दों से मैनिपुलेट हो रहे हैं? आपको अक्सर लगता है कि शायद गलती मेरी ही थी। सामने वाला अलग बात कहता है और अलग मतलब निकलता है। आप खुद को एक्सप्लेन करने में थक जाते हैं, लेकिन संतोष नहीं मिलता। आपको बार बार खुद पर शक होने लगता है। छात्रों के लिए उपाय। जब कोई कहे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो खुद से पूछो, क्या ये उम्मीद उनकी थी या मेरी जिम्मेदारी? सब जानते हैं कि जैसे वाक्यों से डरिए मत, ये बहुसंख्यक की आड़ में दबाव डालने का तरीका है। किसी की सार्कास्टिक प्रशंसा से विचलित मत हो। क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं, यही उन्हें परेशान कर रहा है? प्रोफेशनल्स के लिए उपाय। या तो तुम ये करोगे या टीम टूट जाएगी। इस बाइनरी दबाव को तोड़ो। गैसलाइटिंग भाषा को जवाब दो, शायद आपकी मंशा अलग थी, लेकिन मेरे लिए उसका असर ये हुआ। इससे आप उनके तर्क को वापस पलट देते हैं। जब आपकी बात काटी जाए या बदली जाए तो रिकॉर्ड रखो, लिखो, दोहराओ, जैसा हमने तय किया था,
तटस्थ भाषा से मैनिपुलेटर को शांत किया जा सकता है। मैनिपुलेटिव भाषा से निपटने के 3 स्टेप्स। 1. पॉज करें, तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं, चुप रहना भी रणनीति है। 2. बोलें पर सीमाएं बनाएं, इस भाषा में बात मत कीजिए, आपकी बात सही हो सकती है पर इस लहजे में नहीं। 3. अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखिए, दूसरों की परिभाषाओं से खुद को मत देखिए। मैं जो हूं वही काफी हूं, दूसरों की स्क्रिप्ट से मुझे मत मापो। निष्कर्ष, शब्दों से इमारतें बनती हैं, पर वही शब्द मन के महल को कैदखाने में भी बदल सकते हैं। मैनिपुलेटिव भाषा वो हथियार है जो बिना आवाज चलती है और भीतर से मारती है। अब आपको तय करना है, क्या आप उस भाषा में फंसेंगे या अपनी जबान और सोच को आजाद रखेंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे मैनिपुलेटिव बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल संकेतों को, जब कोई बोले नहीं फिर भी कंट्रोल करे, नजरों, हाव भाव और दूरी से कैसे मस्तिष्क पर कब्जा होता है। तैयार रहिए, अब चाल चलेगी चुप रहकर। चैप्टर 7, नजरें, चुप्पी और हाव भाव, नॉन वर्बल मैनिपुलेशन। हर मैनिपुलेटर बोलता नहीं, कुछ सिर्फ देखते हैं, चुप रहते हैं, पास आते हैं या दूर खिसक जाते हैं, और इन हरकतों से वे आपके मन पर कब्जा कर लेते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे बिना शब्दों के मैनिपुलेशन का सबसे घातक खेल खेला जाता है। नॉन वर्बल मैनिपुलेशन क्या है? ये वो तकनीक है जिसमें नजरें, शारीरिक मुद्रा, चुप्पी, दूरी या नजदीकी और स्पर्श का इस्तेमाल किया जाता है किसी को इमोशनल कंट्रोल में लाने के लिए बिना एक शब्द कहे। 1. नजर से दबाव, आई कॉन्टैक्ट कंट्रोल। घूरना, अचानक आंखें फेर लेना, जज करती हुई नजरें डालना। असर, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे इग्नोर किया जा रहा है? मैं क्यों असहज महसूस कर रहा हूं? 2. पोस्चर और बॉडी एंगल, पीठ मोड़कर बात करना, बाहें मोड़ना, चेहरे पर भावशून्यता। असर, व्यक्ति खुद को रिजेक्ट महसूस करता है, उसे लगता है कि उसकी उपस्थिति वेलकम नहीं है। 3. चुप्पी, जब सजा जुबान के बिना दी जाए, कोई बात पूछने पर जवाब न देना, घंटों दिनों तक इग्नोर करना, जानबूझकर मौन रहना। असर, व्यक्ति गिल्ट में डूब जाता है, वो माफी मांगने लगता है बिना ये समझे कि गलती उसकी थी या नहीं। 4. टच और दूरी, नजदीकी, जरूरत से ज्यादा पास आना, शोल्डर दबाकर कहना, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, बात करते हुए इंटेंशनल टच करना। असर, व्यक्ति साइकोलॉजिकली दबाव महसूस करता है, कॉर्पोरेट प्रोफेशन में यह सटल डोमिनेशन का हथियार होता है, छात्र छात्राओं के लिए यह आसानी से इंटिमिडेट करने का जरिया बन सकता है। 5. माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे के सूक्ष्म संकेत, ये हावभाव 1 सेकंड से भी कम समय के होते हैं, लेकिन ये आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल कर लेते हैं। एक्सप्रेशन, मैनिपुलेटिव इंटेंट, भौं सिकोड़ना, तिरस्कार, होंठ दबाना, असहमति छिपाना, नाक चढ़ाना, घृणा, आधी मुस्कान, तिरस्कार प्लस सुपीरियॉरिटी। असर, सामने वाला व्यक्ति अनवेलकम और कमजोर महसूस करता है, वो अगली बार खुद को सेंसर करने लगता है। 6. जेस्चर्स, हाथों के इशारे, उंगली दिखाना, हाथ की मुट्ठी बंद करना, टेबल पर उंगलियां टैप करना। असर, बिना कहे ही अथॉरिटी और इम्पेशंस का संदेश जाता है, यह इंटिमिडेशन का नॉन वर्बल तरीका है। केस स्टडी, छात्रा और प्रिंसिपल। श्रुति ने स्कूल सिस्टम की आलोचना की, अगले दिन प्रिंसिपल ने उसे देखकर चेहरा फेर लिया। असर, उसे कोई कुछ नहीं बोला, फिर भी उसने गिल्ट और आइसोलेशन महसूस किया, उसका आत्मविश्वास गिर गया और उसने भविष्य में आवाज उठाना बंद कर दिया। केस स्टडी, ऑफिस मीटिंग। विक्रम ने आइडिया रखा, बॉस ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और दूसरी ओर देखने लगे। असर, विक्रम ने चुपचाप मान लिया कि शायद उसका आइडिया बेकार था, उसने अगली मीटिंग में बात नहीं की, बिना एक शब्द बोले उसका नियंत्रण छीन लिया गया। पहचानिए कब आप नॉन वर्बल मैनिपुलेशन के शिकार हो रहे हैं। आपको अक्सर एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन सामने वाला सिर्फ देखता रहता है। आप किसी की चुप्पी को सजा की तरह महसूस करते हैं, कोई आपको लगातार गिल्ट फील कराता है, बिना कुछ बोले आप उनके हाव भाव से आत्मसंशय में पड़ जाते हैं। छात्रों के लिए समाधान, आंखों के इशारों से डरने के बजाय आंखों में देखना सीखें। जब कोई मौन रहे तो पूछे, क्या कुछ गलत हो गया है? आप चुप क्यों हैं? खुद को हर बार दोषी न माने, अगर कोई कुछ कह नहीं रहा तो मैं अपने मन से कहानी मत बनाऊं। प्रोफेशनल्स के लिए समाधान, चुप्पी, दूरी और टोन से दबाव डाला जाए तो पोलाइटली कहें, अगर आपको कोई चिंता है तो कृपया सीधे कहिए, इससे सामने वाले को स्पष्टता की जिम्मेदारी देनी पड़ती है। टच से असहज लग रहा हो तो असर्टिवली कहें, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं ऐसे फिजिकल जेस्चर्स से। अपने व्यवहार पर शक करने से पहले सोचिए, क्या सामने वाला जानबूझकर मुझे दबा रहा है। 3 स्टेप सेल्फ डिफेंस फॉर्मूला। 1. पॉज, रिएक्ट करने से पहले रुकिए,
हर इशारा सच नहीं होता। 2. क्लैरिफाई सवाल पूछिए, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? 3. डिटैच दूरी बनाइए, मैं बिना वजह खुद को दोष नहीं दूंगा, किसी की चुप्पी से मेरी आत्मसत्ता तय नहीं होती। निष्कर्ष, नजरें भी चोट करती हैं, हावभाव भी जंजीर बन सकते हैं और मौन भी कैद। मगर जब आप ये समझ जाते हैं कि बिना बोले भी मैनिपुलेशन हो सकता है, तब आप उस चाल को पहचानते ही तोड़ सकते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे समूह और सामाजिक दबाव की भूमिका। जब भीड़ सोचने ना दे और मैनिपुलेटर समाज के नाम पर आपको कंट्रोल करे, तब कैसे बचें। चैप्टर 8, भीड़ की ताकत और मानसिक गुलामी। कभी आपने सही बात कही हो लेकिन सब हंसने लगे और आप चुप हो गए। कभी कोई चीज गलत लगी लेकिन सब मान रहे थे तो आप भी मान गए। यही है भीड़ की ताकत, जहां मैनिपुलेटर अकेले नहीं होते, वे पूरी भीड़ को मोहरा बना लेते हैं। भीड़ की मानसिकता। जब सोच रुक जाती है, भीड़ में सोचने की जरूरत खत्म हो जाती है। लोग निर्णय नहीं लेते, वे फॉलो करते हैं। मैनिपुलेटर इस बात को जानते हैं, इसलिए वे अकेले व्यक्ति को टारगेट नहीं करते बल्कि भीड़ को मोड़ते हैं और उसी भीड़ से व्यक्ति पर हमला कराते हैं। 1. कन्फॉर्मिटी प्रेशर। सब ऐसा कर रहे हैं। टेक्निक। सब ऐसा मानते हैं, ये तो सामान्य बात है, तुम ही अलग क्यों सोच रहे हो। असर। आप अपने विचार पर संदेह करने लगते हैं, आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं, और फिर भीड़ से जुड़ने के लिए आप झुक जाते हैं। 2. सोशल शेम, शर्म से मैनिपुलेशन। टेक्निक। तुम तो बहुत होशियार बनते हो, इतनी छोटी बात पर भावुक हो गए, तुम अब ग्रुप से बाहर हो। असर। शर्मिंदगी से बचने के लिए व्यक्ति भीड़ के अनुसार चलने लगता है, वो अपनी भावनाओं को छिपाता है और धीरे धीरे वो भीड़ के विचारों को ही अपने विचार मानने लगता है। 3. साइलेंसिंग द डिफरेंट वॉइस। चुप कराओ इसे। टेक्निक। जब आप कुछ अलग कहते हैं तो पूरा ग्रुप हंस देता है। कोई कहता है तुम सिर्फ अटेंशन चाहते हो, आपकी बात को विषय से भटका दिया जाता है। असर। आपकी आवाज दबा दी जाती है, आप फिर अपनी राय रखने से डरने लगते हैं। 4. मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी, नकली बहुमत बनाना। टेक्निक। मैनिपुलेटर 2-3 लोगों को साथ मिलाते हैं जो उनके समर्थन में बोले, बाकियों को लगता है शायद सब यही सोचते हैं। असर। बाकी लोग बहुमत के डर से चुप रहते हैं, असहमति होते हुए भी कोई बोलता नहीं। केस स्टडी। कॉलेज का छात्र अमन ने एक सोशल प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया जो बाकी सभी छात्रों को पसंद आ रहा था। उसके बोलते ही ग्रुप लीडर ने कहा, तुम हर बार कुछ न कुछ नेगेटिव क्यों सोचते हो, तुम्हें ग्रुप वर्क पसंद नहीं है क्या। बाकी सब हंस पड़े। अमन ने फिर कभी सवाल नहीं पूछा। केस स्टडी। ऑफिस का अनुभव। रीमा ने मीटिंग में एक जरूरी मुद्दा उठाया, बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया पर बाकियों ने हल्का मजाक बना दिया। कुछ बोले, अब तो सब कुछ ओवर सेंसिटिव हो गया है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। रीमा ने भी अगली बार चुप रहना बेहतर समझा। भीड़ का मैनिपुलेशन सफल। संकेत कि आप ग्रुप मैनिपुलेशन के शिकार हैं। आप सही बात कहने से डरते हैं, आप बार बार सोचते हैं सब क्या सोचेंगे, आपको ऐसा लगता है कि बहुमत ही सच्चाई है, आप अकेले होते ही शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, आप सही जानते हैं पर बोल नहीं पाते। छात्रों के लिए समाधान। 1. सब कर रहे हैं इक्वल्स हमेशा सही नहीं होता। खुद से पूछें, अगर ये अकेला होता तो क्या मैं मानता। 2. भेड़ नहीं, सोचने वाला इंसान बने। फॉलो करने से पहले सोचे, क्या ये मेरे मूल्य हैं या सिर्फ दबाव है। 3. सत्य अनपॉपुलर हो सकता है, फिर भी बोले। जितनी बार आप सच बोलते हैं, भीड़ डरने लगती है। प्रोफेशनल्स के लिए समाधान। 1. जब ऑफिस ग्रुप किसी बात पर ब्लाइंड एग्रीमेंट दे, तब आप विनम्रता से कह सकते हैं, क्या हम ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी पर भी सोच सकते हैं। 2. नकली बहुमत को पहचाने। सब चुप हैं, इक्वल सहमत हैं, ये जरूरी नहीं, साइलेंस डजंट मीन कंसेंसस। 3. सपोर्टिव एलाय खोजें। किसी एक सहकर्मी को ढूंढें जो प्राइवेटली आपसे सहमत हो, उसके साथ मिलकर आवाज उठाना आसान होता है। 3 स्टेप मेंटल फ्रीडम फॉर्मूला। 1. पॉज, इमोशनल रिएक्शन से बचिए। जब सब आपकी बात का मजाक उड़ाएं, तुरंत रिएक्ट ना करें, खुद को याद दिलाएं, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। 2. रिपीट, अपनी बात दोहराएं, मैं फिर भी यही मानता हूं, कहने का साहस रखें। 3. रीफ्रेम, शर्म को शक्ति में बदले, मैं अलग हूं को कमजोरी नहीं, खासियत मानिए। निष्कर्ष। भीड़ की ताकत असली नहीं होती, वो सिर्फ आपकी चुप्पी से ताकतवर बनती है। जैसे ही आप बोलते हैं, भीड़ डरने लगती है, आप सोचने लगते हैं, भीड़ हिलने लगती है, आप अकेले खड़े होते हैं और वही आपकी असली ताकत होती है। अब तक हमने जाना कि मैनिपुलेशन जुबान, हाव भाव और भीड़ से होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे जब मैनिपुलेटर खुद को सच्चा दोस्त, गाइड या मसीहा बताने लगे और असल में सिर्फ कंट्रोल चाहता हो।
चैप्टर 9 में मिलिए झूठे उद्धारकर्ता और नकली मददगार से। चैप्टर 9 मसीहा नहीं, मैनिपुलेटर, झूठी मदद का खेल। जब कोई कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं, लेकिन हर कदम पर तुम्हें खुद पर निर्भर करता जा रहा है, कोई बार बार तुम्हें कमजोर, असहाय या गाइडलेस बताता है, तो समझ लीजिए ये मसीहा नहीं, एक मास्टर मैनिपुलेटर है। मैं तुम्हें बचाऊंगा, कंट्रोल की मीठी शुरुआत। मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को हेल्पर, मेंटोर या रेस्क्यूअर की भूमिका में प्रस्तुत करते हैं। उनका मकसद होता है आपका भरोसा जीतना, आपको ये महसूस कराना कि आप उनके बिना कुछ नहीं, और फिर आपकी आज़ादी पर कब्जा करना। 1. रेस्क्यूअर मैनिपुलेशन, जब मदद ही जाल होती है। टेक्निक, तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया, तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता। अगर मैं ना होता तो तुम। असर, आप कर्ज में डूबे हुए महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनकी हर बात मानना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे मददगार हैं। 2. इमोशनल डेट, मदद के बदले आज्ञाकारिता। मैनिपुलेटर्स आपकी मदद करके कर्ज की भावना पैदा करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और तुम ये कर रहे हो, मैंने सब कुछ त्याग दिया तुम्हारे लिए। असर, गिल्ट ट्रिप शुरू होता है। आप ना नहीं कह पाते, आप उनके नियंत्रण में फंस जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उनकी कृतज्ञता के बंधन में हैं। 3. डिपेंडेंसी स्ट्रैटेजी, खुद को छोटा दिखाने की चाल। मैनिपुलेटर बार बार आपको बताते हैं कि तुम ये खुद नहीं कर सकते, तुम बहुत नाइव हो, दुनिया बहुत खराब है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। असर, आप डिसीजन लेने से डरने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं वाकई इतना काबिल नहीं हूं, और धीरे धीरे आपकी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है। केस स्टडी, छात्रा और ट्यूटर। नेहा को उसका ट्यूटर पढ़ाई में मदद करता था। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं समझते, मैं ही हूं जो तुम्हारी असली कैपेसिटी पहचानता है। जब नेहा ने किसी और से गाइडेंस लेना चाहा, ट्यूटर ने कहा, मुझे धोखा दिया तुमने, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए था। अब नेहा गिल्ट में थी और उसके लिए ना कहना असंभव हो गया। केस स्टडी, ऑफिस गाइड और नया कर्मचारी। राज को उसकी टीम लीडर भावना ने शुरुआत में बहुत गाइड किया। धीरे धीरे उसने राज को ये एहसास दिलाया कि वो बिना भावना के कुछ नहीं कर सकता। कंपनी में बाकी लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, वो सिर्फ भावना पर भरोसा करे। राज अब हर निर्णय के लिए भावना से पूछता था, वो गाइड नहीं, गार्जियन बन गई थी। संकेत कि आप फॉल्स रेस्क्यूअर मैनिपुलेशन में फंसे हैं। आपको बार बार गिल्ट दिलाया जाता है, आप खुद निर्णय लेने से डरने लगे हैं, आपको लगता है कि आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। सामने वाला हर अच्छी चीज का श्रेय खुद लेता है। मदद को बार बार याद दिलाकर दबाव बनाया जाता है। छात्रों के लिए समाधान। मदद और नियंत्रण में फर्क करें। मदद वो होती है जो आज़ादी देती है, न कि बंधन। ना कहना सीखें, किसी ने मदद की, आप आभारी रह सकते हैं पर गुलाम नहीं। मनोवैज्ञानिक कर्ज से बाहर निकलें, उन्होंने मेरी मदद की थी पर अब मेरी ज़रूरतें बदल चुकी हैं। प्रोफेशनल्स के लिए समाधान। गाइडेंस वीएस गेटकीपिंग को पहचानें। जब मेंटर आपको बाहर की दुनिया से अलग करने लगे, वो गाइड नहीं, जाल है। एम्पावर करने वाले मेंटर को चुनें, जो कहते हैं अब तुम खुद कर सकते हो, न कि तुम मेरे बिना गिर जाओगे। बाउंड्री सेट करें, हर बार मदद को ऑब्लिगेशन में न बदलने दें। कहिए, आपकी मदद के लिए आभारी हूं, पर मैं अब खुद भी सोच सकता हूं। 3 स्टेप ब्रेक फ्री फॉर्मूला। 1. रिकग्नाइज, एहसास कीजिए, क्या ये मदद है या कंट्रोल डिस्गाइज्ड एज मदद। 2. रिक्लेम, आत्मनिर्भरता दोबारा अपनाइए, मैं खुद भी निर्णय ले सकता हूं। 3. रीसेट, संबंधों की परिभाषा बदलिए, अब मुझे सलाह नहीं, स्वतंत्रता चाहिए। निष्कर्ष, सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर वो होता है जो खुद को आपका रक्षक बताता है। वो आपकी कमजोरी ढूंढता है, फिर उसे अपनी ताकत बना लेता है। याद रखिए, सच्चा मददगार कभी आपको खुद पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि आपको खुद पर निर्भर होना सिखाता है। अब हम करीब आ गए हैं मैनिपुलेशन के अंतिम चेहरों के। अगले अध्याय में जानेंगे जब मैनिपुलेटर झूठ को बार बार दोहराकर उसे सच बनाने की कोशिश करता है। मिलिए चैप्टर 10 में सच का अपहरण, रेपिटिशन, गैसलाइटिंग और मेमोरी कंट्रोल से। चैप्टर 10, सच का अपहरण। बार बार बोले झूठ का मनोविज्ञान। अगर कोई आपसे बार बार कहे कि आप पागल हैं, अगर कोई हर बार आपके अनुभव को झूठा बताए और बार बार झूठ दोहराए, तो एक दिन आप सोचने लगते हैं, शायद मैं ही गलत हूं। यही है मैनिपुलेशन की आखिरी और सबसे खतरनाक चाल, सच का अपहरण। 1. रेपिटिशन टेक्निक, झूठ को सच बनाने की विधि। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी नहीं समझते, मैंने ये कहा ही नहीं था, तुम सिर्फ ध्यान खींचना चाहते हो। असर, बार बार एक ही झूठ सुनकर दिमाग उसे सच मानने लगता है, खासकर तब जब उसे कोई और चुनौती नहीं देता। ये सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन है, बिना तर्क सिर्फ दोहराव। 2. गैसलाइटिंग माइनस, आपकी स्मृति पर हमला। टेक्निक,
मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, तुम हर चीज में ओवर रिएक्ट करते हो। असर, आप खुद से शक करना शुरू कर देते हैं। आप बार बार सोचते हैं, क्या ये मेरी गलती थी, शायद मुझे ठीक से याद नहीं। आप अपनी ही परसेप्शन खो देते हैं और उसी मैनिपुलेटर पर निर्भर होने लगते हैं। 3. फॉल्स हिस्ट्री, झूठी कहानियां गढ़ना। मैनिपुलेटर आपके अतीत को फिर से लिखता है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब किया, जबकि सच्चाई विपरीत हो। तुम हमेशा से अस्थिर रहे हो, सब कहते हैं कि तुम प्रॉब्लम हो। असर, आप खुद की कहानी पर भरोसा खो बैठते हैं। अब आप अपनी सच्चाई पर नहीं, उनकी गढ़ी गई कहानी पर जीते हैं। केस स्टडी, छात्रा और उसकी रूममेट। प्रियंका ने अपनी रूममेट से कहा कि वो उसकी बातें काटती है। रूममेट बोली, तुम तो हमेशा मुझे गलत समझती हो, तुम्हारी सोच ही नकारात्मक है। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। धीरे धीरे प्रियंका को लगने लगा शायद गलती उसकी ही है। उसने आवाज उठाना बंद कर दिया। केस स्टडी, ऑफिस बॉस और एम्प्लॉई। रवि की बॉस बार बार उसके काम में गलतियां ढूंढती थी। जब वो अपना बचाव करता तो सुनने को मिलता, तुम हमेशा बहाने बनाते हो, तुम्हें सब पर्सनली क्यों लगता है, तुम सेंसिटिव हो, ये तुम्हारी समस्या है। कुछ समय बाद रवि ने खुद पर भरोसा खो दिया। उसे अब हर बार अप्रूवल चाहिए होती थी। संकेत कि आप सच के अपहरण का शिकार हैं। आपको याद है कि कुछ कहा गया था, लेकिन सामने वाला कहता है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। आप बार बार अपने ही अनुभव पर संदेह करने लगे हैं। कोई लगातार कहता है कि आपकी सोच गलत है। आप हर बार सच साबित करने की कोशिश में थक गए हैं। आपको लगता है शायद मेरी ही याददाश्त गड़बड़ है। छात्रों के लिए समाधान। 1. लिखिए, जब कोई कुछ बोले नोट करें, इससे आपको बाद में मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा। 2. रियलिटी चेक करें, ट्रस्टेड दोस्त या काउंसलर से बात करें। क्या मेरी सोच गलत है? बाहर की राय पर्सपेक्टिव साफ करती है। 3. अपने अनुभव को मान्यता दें, अगर मुझे बुरा लगा है तो वो सच है। मेरी भावनाएं वैध हैं, कोई दूसरा उसे मिटा नहीं सकता। प्रोफेशनल्स के लिए समाधान। 1. डॉक्यूमेंटेशन रखें, मीटिंग्स, ईमेल, फीडबैक सब लिखित में रखें। गैसलाइटिंग से बचाव का पहला हथियार है रिकॉर्ड। 2. मिरर क्वेश्चंस पूछें, आप कह रहे हैं कि मैंने गलती की, क्या आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल बता सकते हैं? इससे वेग ब्लेम से बचा जा सकता है। 3. इमोशनल डिफेंस बिल्ड करें, रोज खुद से अफर्म करें, मैं स्पष्ट सोच सकता हूं, मुझे मेरी याददाश्त पर भरोसा है। 3 स्टेप फ्रीडम फॉर्मूला। 1. पॉज माइनस तुरंत प्रतिक्रिया न दे। जब कोई आपकी सच्चाई को झुठलाए तो कुछ पल रुकिए। याद रखिए, हर विवाद में आपको सफाई देने की जरूरत नहीं। 2. प्रोटेक्ट, अपनी सच्चाई को बचाइए। मैं जो महसूस कर रहा हूं वो वैलिड है, मैं अपने अनुभव को किसी के शब्दों से नहीं मिटने दूंगा। 3. रीअफर्म, खुद से सच दोहराइए। बार बार झूठ के बदले बार बार सच कहिए। अपने अनुभव को लिखिए, बोलिए और जिए। निष्कर्ष, मैनिपुलेशन की आखिरी चाल ये नहीं है कि वो आपको चुप कर दे, बल्कि ये है कि वो आपको आपकी ही सच्चाई से अलग कर दे। लेकिन याद रखिए, आपका सच, आपकी स्मृति, आपका अनुभव आपकी ताकत है। इसे दोहराइए, लिखिए और संभालिए ताकि कोई और उसे चुरा न सके। अब आप उस स्तर पर हैं जहां मैनिपुलेशन की हर परत सामने आ चुकी है। अब आप सिर्फ शिकार नहीं, सचेत योद्धा हैं। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की ये यात्रा यहीं पूरी होती है, लेकिन आपका आत्मबोध अब शुरू होता है। समापन। अब आप 10 में से हर चेहरा पहचान चुके हैं। अब आपके पास मनोवैज्ञानिक हथियार हैं। अब आप सिर्फ मैनिपुलेशन से नहीं बचेंगे, आप दूसरों की भी रक्षा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने सुनी मैनिपुलेशन की हर एक चाल, हर एक परत। उमर जॉनसन की ये किताब सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक मानसिक शस्त्रागार है जो आपको बताती है कि कैसे आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई आपको प्रभावित करना चाहता है, वहां खुद को बचाना ही असली शक्ति है। अगर ये समरी आपके भीतर कुछ जगा पाई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद कोई और अभी भी अनजाने जाल में फंसा हुआ हो। बुक इनसाइट हिंदी पर हम हर किताब को एक हथियार, एक सीख और एक बदलाव की तरह पेश करते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और किताब जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वे हमें बदलने के लिए होती हैं।